ठीक है। कोणार्क सन टेम्पल बहुत आपने चर्चा में सुना होगा और हिस्ट्री का भी सब्जेक्ट है। और अगर आपको समझ में आ रहा है कि हिस्ट्री का मैंने वर्ड यूज़ किया है तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी और पीसीएस का जो पेपर 1 है उसमें आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्ट एंड कल्चर का भी सब्जेक्ट आ गया है, क्योंकि टेम्पल की बात की जा रही है तो टेम्पल किस शैली में बना है, नॉर्मल सी क्वेश्चंस इस तरह के पूछे जाते हैं। तो ये पेपर 1 का पार्ट हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कोणार्क मंदिर क्यों चर्चा में रहा। तो पहली चीज़ है कोणार्क मंदिर, जो कि उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में पड़ता है, पुरी ज़िले में पड़ता है। अभी केंद्र सरकार द्वारा इस कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन की योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, तो ये कोणार्क शहर के 100% सोलराइजेशन, इसका मतलब उसकी जो विद्युत से जुड़ी हुई, ऊर्जा से जुड़ी हुई जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए वहाँ पर सोलर एनर्जी के उपकरणों को यूज़ किया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, जिससे कि जो सोलर एनर्जी है उसको वहाँ की ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो आपको दिख रहा है इसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के आधुनिक उपयोग व महत्व को प्रोत्साहन देने के लिए कोणार्क को सूर्य नगरी के रूप में विकसित करना है। यह कोणार्क शहर की ऊर्जा संबंधी ज़रूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करेगा। ये आपको पहले ही समझ में आ गया होगा कि जब ये 100% सोलराइजेशन की योजना शुरू की गई तो सिंपल सी बात है कि कोणार्क सिटी को पूर्णतः सूर्य की ऊर्जा से संचालित उपकरणों द्वारा या सौर्य ऊर्जा से संचालित जो विद्युत उपकरण होंगे या जहाँ पर भी जिस तरह की ऊर्जा की जरूरत होगी उन सबको हम सोलर एनर्जी से पूरा करेंगे। इसीलिए ये योजना बनाई गई है। और कोणार्क जैसे कि हमने बताया सूर्य मंदिर है, तो इसमें वर्ड ही सूर्य मंदिर आ रहा है। तो यहाँ पर इस कोणार्क सिटी को सूर्य सिटी या सन सिटी के तौर पर भी डेवलप करने के लिए ही ये 100% सोलराइजेशन की योजना स्टार्ट की गई है। ठीक है, फिर कुछ बातें देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो योजना है ये हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो एक्चुअल में जो इसका प्रारंभ किया गया, हमेशा ये पूछा जाता है कि कोई भी प्रोग्राम हुआ, योजना हुई, कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसको इनिशिएट किया गया या कौन सी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो इस कोणार्क सूर्य मंदिर के जो सोलराइजेशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की ये पहल है, उसके द्वारा शुरू की गई है। और इस मंत्रालय ने इसमें 25 करोड़ रुपये की सहायता भी दी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये 100% केंद्रीय वित्तीय सहायता से प्राप्त योजना है। समझ में आया? तो 25 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा प्रोवाइड कराए गए हैं और ये एक केंद्र सरकार की योजना है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जानने की चीज़ है कि जो इनिशिएटिव है वो तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का है, लेकिन इसका जो कार्यान्वयन किया जाएगा वो उड़ीसा के नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि योजना का कार्यान्वयन कौन से डिपार्टमेंट या कौन सी एजेंसी द्वारा किया जाएगा। तो उड़ीसा का ही नवीकरणीय ऊर्जा विकास या रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एनर्जी द्वारा एजेंसी द्वारा किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा इसमें, इस योजना के तहत? इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड, इसका मतलब किसी ना किसी विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड या ग्रिड से कनेक्टेड कुछ योजनाएं, सौर योजनाएं चलाई जाएंगी। वो किसी ना किसी इलेक्ट्रिसिटी एरिया या ग्रिड से कनेक्टेड होंगी और वो केवल 10 मेगावाट की होंगी, जबकि बाकी जैसे सोलर ट्री, सोलर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, बैटरी स्टोरेज सहित ये ऑफ ग्रिड कुछ इक्विपमेंट या टूल्स या संयंत्र प्लांट भी इसमें लगाए जाएंगे। अभी आपको एक नया वर्ड नज़र आ रहा होगा, सोलर ट्री। अगर हम बात करें तो ये जो योजना है 100% सोलराइजेशन की, ठीक है, 100% सोलराइजेशन की बात कर लेते हैं। तो इस योजना की 100% सोलराइजेशन में दो तरह से इसे दिखाया गया है। एक है ऑफ ग्रिड, ठीक है, और एक है ग्रिड कनेक्टेड। तो जो ग्रिड कनेक्टेड है उसमें जो यूज़ किया जाएगा उसमें केवल 10 मेगावाट जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस किया जाएगा, जबकि बाकी जो है वो ऑफ ग्रिड संयंत्र या प्लांट लगाए जाएंगे जिसका किसी भी ग्रिड से कोई लेना देना नहीं होगा। जैसे कि सोलर ट्री, एक संरचना इसमें इस तरह से बनाई जाएगी जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये
इसी पर आपकी कुछ सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे इस तरह से, ठीक है, ये सोलर पैनल्स बोल दीजिए या सोलर प्लेट्स बोल दीजिए इस तरह से। तो ये ट्री नुमा या एक वृक्षनुमा संरचना होगी जिस पर हमें ये प्लेट्स मिलेंगे और ये एनर्जी को स्टोर करके यहाँ पर इसमें एक बैटरी लगाई जाएगी जहाँ से ये एनर्जी स्टोर होगी और यहाँ से ये ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफ ग्रिड कनेक्टेड संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, इनका किसी भी ग्रिड से कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसमें इस योजना का सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी द्वारा शुरू की गई है। 25 करोड़ या 25 करोड़ इस मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। 100% ये सेंट्रल फाइनेंस प्रोग्राम है और अगर इसका कार्यान्वयन की बात की जाती है तो उड़ीसा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा और इसमें 2 तरह की सेवाएं या 2 तरह से सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। 10 मेगावाट जो आपकी ग्रिड कनेक्टेड होगी और बाकी जो होंगी वो ऑफ ग्रिड कनेक्टेड होंगी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं उड़ीसा के कोणार्क मंदिर से, क्योंकि मैंने हिस्ट्री और आर्ट कल्चर आपको सब्जेक्ट बताया है तो आपको पता होना चाहिए इसको किसने बनवाया था। तो सबसे पहले तो इसकी लोकेशन ही देख लेते हैं। ये उड़ीसा के पुरी ज़िले में है, ठीक है, उड़ीसा के पुरी ज़िले में है। प्लस 13वीं शताब्दी में, ये देखो 13वीं शताब्दी में गंग वंश के जो शासक थे नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। नरसिंह देव प्रथम, इसको याद रखिएगा, पुरी ज़िले में याद रखिएगा, 13वीं शताब्दी याद रखिएगा और गंग वंश याद रखिएगा, ठीक है। प्लस ये कौन से देवता को आपको दिख रहा है, ये सूर्य मंदिर है तो सिंपल सी बात है सूर्य देवता को ही समर्पित होगा, ठीक है। इसमें सूर्य देवता का रथनुमा संरचना बनाई गई। इस टेम्पल की जो संरचना है वो रथनुमा है, ठीक है। जैसे हम इस तरह से देखते हैं, आपने जो सप्त पगोड़ा या 7 पगोड़ाज का नाम सुना है वो भी रथ मंदिर है। आपने साउथ साइड में कुछ मंदिर देखोगे ज़्यादातर उसमें रथ मंदिर बनाए जाते थे, तो यहाँ पर भी इसकी संरचना रथनुमा है जिसमें कि 12 पहिए एक साइड में हैं और 12 पहिए एक साइड में हैं। तो इसका मतलब 24 पहियों पर एक रथनुमा संरचना बनी हुई है, ठीक है। और इसमें 7 घोड़े दिखाई देते हैं, 7 घोड़े हैं जो इस रथ को स्वर्ग की तरफ खींचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो संरचना बनाई गई है ये सूर्य देवता के रथ को 7 घोड़ों द्वारा, ये 7 घोड़े जो है, जो 7 हॉर्सेज हैं, 7 हॉर्सेज हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं 7 कलर्स को भी और 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कल्पचर, मूर्ति कला का भी ये कहीं ना कहीं उदाहरण पेश करते हैं। तो ये 7 घोड़े इसको स्वर्ग की तरफ खींचते हुए नजर आते हैं। साथ ही साथ ये कलिंग वास्तुकला, इसको बहुत अच्छे से मार्क कर लीजिएगा कि ये जो कलिंग वास्तुकला का ये नमूना है और इसमें कलिंग वास्तुकला का ही प्रयोग किया गया है, ठीक है। साथ ही एक इनफैक्ट और है, 1984 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्टेड किया गया था। 1984, वो पूछ सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये लिस्टेड है या नहीं है, तो बिल्कुल है और 1984 में लिस्टेड है। और भारत में इसका संरक्षण किस मंत्रालय या किस योजना के तहत होता है या कौन सा विभाग देखता है, तो ये है भारत का एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958 एंड 59 के तहत ये संरक्षित है, रिजर्व्ड है। तो एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1958-59 के तहत हमने इसको संरक्षण दिया हुआ है और ये भारत की हेरिटेज साइट में भी शामिल है। तो ये हमारे लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक बन जाता है। साथ ही साथ इस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ब्लैक पैगोडा याद रखिएगा, ठीक। और नॉर्मल सी फिर चीज़ ये है कि नृत्य महोत्सव होता है, इसको एज इट इज़ इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक चीज़ बात कर लेते हैं, उड़ीसा में स्वर्ण त्रिकोण गोल्डन ट्राइंगल की बात होती है। इस गोल्डन ट्राइंगल में ये जो कोणार्क मंदिर है ये तीसरी कड़ी है। पहली है हमारी जगन्नाथ। अगर गोल्डन ट्राइंगल की बात करते हैं कि गोल्डन ट्राइंगल उड़ीसा का, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो पहला जगन्नाथ है, फिर दूसरा भुवनेश्वर है और तीसरा है आपका कोणार्क सिटी, ठीक है। तो तीसरा इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और गोल्डन ट्राइंगल जो उड़ीसा से रिलेटेड है, तो उसमें कौन कौन से एरियाज़ को शामिल किया गया है, ठीक है। आई होप आपको इतना ये क्लियर हुआ होगा। आपको क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट टॉपिक है, तो अच्छे से यहाँ पर वो याद रखिएगा। और
इसमें जो ये जो कला वगैरह होती हैं या कौन सी मूर्ति कला इसमें प्रयोग की गई है, वह इनका कंजर्वेशन स्टेटस जो होता है या किस एक्ट के थ्रू या भारत सरकार ने इनके संरक्षण के लिए कौन सी योजना बनाई है, तो उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इसी के तहत में आप संविधान को भी देख लीजिएगा कि संविधान में भी बहुत सारे नीति निर्देशक तत्व और साथ ही साथ आपके नीति निर्देशक नहीं, आपके जो मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी ये दिया गया है कि जो आपके जो संस्कृति से रिलेटेड या जो आपकी ऐतिहासिक विरासतें हैं, आप उनको संरक्षण के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे और उनको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।